नमस्कार। इस कोर्स में हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है और क्लाइमेट चेंज के जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनको भी हम एक एक करके साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे और फिर जानेंगे कि सही सॉल्यूशन क्या है और कुछ सॉल्यूशंस जो लोग प्रपोज तो करते हैं लेकिन उसमें क्या खामियां हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लाइमेट चेंज में आए उससे पहले हम यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल के एक स्टेटमेंट पर फोकस करें। उनके हिसाब से द इरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एंडेड एंड द इरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ अराइव्ड। इस स्टेटमेंट से हम जान सकते हैं कि सिचुएशन कितना ग्रेव है और उनके हिसाब से ये मानते हैं कि अब शायद समय काफ़ी हम लोग खो चुके हैं। अब नाउ देयर इज़ नो मोर टाइम टू वेस्ट। क्लाइमेट चेंज को अगर लेमैन लैंग्वेज में हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ फिनोमिना जिसमें कि देखा गया है कि पिछले 60-70 सालों में टेम्परेचर ग्लोब का स्टेडीली इंक्रीज़ हुआ है। इसके कारण क्लाइमेट के जो पैटर्न है उसमें चेंज देखा गया है और साथ ही साथ इसके साथ एक्सपेक्टेड है कि सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस महसूस किए जा सकते हैं, जिसमें साइक्लोन आ सकता है, एक्सेसिव रेन हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, सी लेवल राइज हो सकता है, डिजीज़ेज आउटब्रेक्स हो सकते हैं एंड लॉस इन ग्रेन प्रोडक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्या ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है या कुछ इसके पीछे साइंटिफिक डाटा भी है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड में टेम्परेचर का ग्राफ है और ये डाटा इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, करीब 6-7 संस्थाएं हैं जो कि रेगुलरली मॉनिटर करती हैं, इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। और ऐसा देखा गया है कि पिछले 1960 के बाद एवरेज टेम्परेचर पर एक इंक्रीज़ देखा गया है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री तक वो बढ़ भी चुका है। साथ ही राइट साइड में जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसी पीरियड के दौरान 1960 से लेकर अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी मॉनिटर किया गया है और उसमें ऐसा देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1960 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm होता था पार्ट्स पर मिलियन, अब वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 420 ppm तक हो गया है। तो इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ देखें तो क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने का कारण प्राइमरीली कारण जो है CO2 लेवल का इंक्रीज़ है, ऐसा कहा जा सकता है। पिछले ग्राफ में जो आपने देखा कि पिछले 60 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm से 420 ppm तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उससे भी पूरी जो समस्या है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं होती है। अभी जो आप स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हैं ये पिछले 8 लाख वर्षों का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता रहा है, घटता रहा है, बढ़ता रहा है, घटता रहा है। लेकिन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि पिछले 8 लाख वर्षों में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm से ऊपर नहीं गया है और अभी न सिर्फ वो ऊपर चला गया है बल्कि बढ़ते बढ़ते 420 ppm तक पहुंच गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी कुछ ऐसी समस्या से गुजर रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है जिससे वो कम से कम पिछले 8 लाख वर्षों में कभी नहीं गुजरी है। अगर इश्यूज़ को समराइज़ करें तो मेन इश्यूज़ हैं कि एवरेज इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर शायद 1.5 डिग्री तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। 2025 जो है अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। CO2 लेवल सिर्फ बढ़ ही नहीं गया है, वो अभी भी बढ़ता जा रहा है और अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ऐसे सिचुएशन से पिछले कम से कम 8 लाख वर्षों में कभी नहीं गुजरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें तुरंत एक्ट करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है हम लोग लेट हो जाएं इसमें। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्या नेचर इस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व नहीं कर सकती है, और बात भी सही है कि धरती अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक आग के गोले से उसने ज़िंदगी शुरू की थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं है। बात सही लगती है, लेकिन एक बार ज़रा हम धरती पर जिस तरह से जीवन उत्पन्न हुआ है उस चीज़ पर नज़र डालें
और हम देखेंगे प्रकृति किस स्पीड पर काम करती है और उसका प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ की जो एज है ऑलमोस्ट 460 करोड़ ईयर्स है। तो आज से करीब 460 करोड़ साल पहले धरती की उत्पत्ति हुई। आज से करीब 200 करोड़ साल पहले पहला जीवन एल्गी के फॉर्म में आया। पहला मरीन लाइफ जो है आज से करीब 70 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुआ। पहली फिश जो है आज से करीब 60 करोड़ साल पहले पैदा हुई। लैंड मास की बात करें तो लैंड मास पर पहली लाइफ जो है लिजर्ड के रूप में आई और आज से करीब 25 करोड़ साल पहले। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो शायद करीब 2.5 लाख साल पहले ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर। मॉडर्न ह्यूमन बींग जिसमें हम लोग आते हैं उसकी उत्पत्ति ये कह सकते हैं करीब 150 साल पहले हुई। अब इसी पूरे समय को अगर हम एक दूसरे स्केल पर देखें, हम माने कि धरती की उत्पत्ति जो है करीब 1 साल पहले हुई। पूरे टाइम को हम अगर स्क्वीज़ करते हुए 52 वीक्स में अगर स्क्वीज़ करें तो धरती की उत्पत्ति आज से करीब 52 वीक्स पहले हुई। एल्गी का फॉर्मेशन आज से करीब 23 वीक पहले हुआ। मरीन लाइफ की उत्पत्ति करीब 8 वीक पहले हुई। पहली फिश करीब आज से 7 वीक पहले बनी। लैंड मास पर पहली लाइफ जो है आज से 3 वीक पहले आई। ह्यूमन बींग्स इस स्केल पर आज से करीब 29 मिनट पहले उत्पन्न हुए। मॉडर्न इंडस्ट्रियल ह्यूमन बींग जिसमें हम लोग आते हैं इस स्केल पर उसकी उत्पत्ति 1.5 या 1 सेकेंड मान सकते हैं। तो आपने देखा जिस चीज़ को बनाने के लिए नेचर को करीब 1 साल लगा, हमने इंडस्ट्रियल ह्यूमन बींग ने जाने अनजाने में 1 या 1.5 सेकेंड के समय में उसको नष्ट कर दिया है। तो ये बात सही है कि नेचर अपने आप को टेक केयर कर सकता है, लेकिन उसकी स्पीड और जिस स्पीड से डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें काफ़ी बेमेल है और इसलिए हमको कुछ न कुछ एक पॉजिटिवली इसमें एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो ये समस्या एक हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन 4 प्रश्नों पर ज़रा गौर करिए। चूँकि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है और हम ये भी जानते हैं कि ट्रीज़ जो हैं कार्बन को लॉक करते हैं। सो इज़ इट नॉट हाई टाइम टू इम्पोज अ टोटल बैन ऑन ट्री कटिंग ऑफ एनी काइंड एनीवेयर? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इज़ इट नॉट हाई टाइम टू एग्रेसिवली प्रमोट मैक्सिमाइजिंग वुड सब्स्टिट्यूशन एज गिवन इन आवर फॉरेस्ट पॉलिसी? तीसरा क्वेश्चन है, इज़ इट नॉट हाई टाइम टू ग्रो ट्रीज और प्लांट्स दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन नाइट ऑल्सो? और चौथा क्वेश्चन है, इज़ इट नॉट हाई टाइम टू इन्वेस्ट हेविली इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज विच कैन सीक्वेस्टर CO2 रेदर देन रिलाइंग ओनली ऑन ट्रीज? अगर आपके दिमाग में किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर येस है तो आप इस कोर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग इन चारों क्वेश्चंस का आंसर नो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इस चीज़ को हम आगे आने वाले सेगमेंट्स में देखते हैं। चलिए, समस्या के बारे में तो हमने देखा, अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उसी पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता जा रहा है। तो बट नेचुरल है, चूँकि समस्या का मेन कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सॉल्यूशन भी वहीं पर लागू पड़ता है। जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे समस्या कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? पहली स्ट्रेटजी है रिड्यूसिंग द इमिशन। रिड्यूसिंग द इमिशन में 4R स्ट्रेटजी आती है। पहली है रिन्यूएबल एनर्जी। तो जितना ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, उसमें सोलर पावर प्लांट भी आते हैं, विंड पावर भी आता है, जितने भी पावर रिन्यूएबल एनर्जी वाले होते हैं वो डेफिनेटली एमिशन को रिड्यूस करते हैं। सेकंड है रिड्यूस। अगर हम कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं तो उससे भी कार्बन का एमिशन कम होता है। तीसरा है रीयूज़। अगर हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं तो भी कार्बन का एमिशन कम होता है। चौथा है रिसाइकल। चीज़ों को अगर हम रिसाइकल करते हैं तो भी कार्बन का एमिशन हम कम कर सकते हैं।
दूसरी स्ट्रैटेजी है सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें हम किसी तरह से फिजिकली या केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से लेकर के किसी दूसरे फॉर्म में लॉक कर सकते हैं, इसको कहते हैं सीक्वेस्ट्रेशन। आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि 3 क्लेम्स आपके समक्ष रखना चाहूँगा और जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला है, reducing the CO2 emission alone cannot reduce its level. For that we must sequester more CO2 than we emit. दूसरा है, only trees offer effective sequestration. तीसरा है, sustainable tree harvesting, excluding areas like protected areas and ecologically important areas, is important for sequestration in the long run. पहले मुद्दे पर आते हैं, sequestration is essential. ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें ये थोड़ा सा एक सिंपल डायग्राम है, सिंप्लीफाई करके बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1960 में लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का 320 ppm था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज की तारीख में करीब 420 ppm तक हो गया है। तो अगर हम कुछ नहीं करते हैं, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है, तो रेट इसी रेट से आगे बढ़ता रहेगा। और आप देख रहे हैं जो रेड लाइन है वो दिखाती है कि अगर हम बिजनेस एज यूजुअल केस में इमिशन किस तरह से बढ़ेगा। अगर हम इमिशन का रेट 50% भी कम कर दें, जो दूसरी लाइन है वो दिखाती है कि अगर हम 50% रिडक्शन कर दें इमिशन में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना बढ़ेगा। लेकिन इसमें आप देखिए 50% रिड्यूस करने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ ही रहा है, हाँ धीमी गति से बढ़ रहा है। और बेस्ट केस सिनेरियो में अगर हम ज़ीरो एमिशन भी कर दें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 420 ppm पर ही बना रहेगा। अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करना है तो हमको सीक्वेस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इसीलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सीक्वेस्ट्रेशन इज़ एसेंशियल, reducing emission alone cannot reduce CO2 level. अब आते हैं सीक्वेस्ट्रेशन की साइंस पर। देखिए ये सब जानते हैं कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसकी पूरी साइंस को बहुत कम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। कहीं कहीं लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये कोई मैजिकल चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, प्लांट को टच करता है और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। असल में ये एक साइंस है और सभी ने क्लास 3rd या 4th में इस इक्वेशन को पढ़ा होता है। इक्वेशन का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में हो सकती है और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसा आप ग्राफ में देख रहे हैं, 6 CO2 + H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6, which is chemical formula of glucose, and simultaneously it gives 6O2, that is 6 molecules of oxygen. यहाँ तक तो काफ़ी लोग समझते हैं और शायद इसीलिए हम मानते हैं कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात एकदम सही है, लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो लोग इतना क्लियरली नहीं समझते हैं। ग्लूकोज बनने के बाद ये ब्रॉडली 2 रास्ते लेता है, या तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में रह जाता है या ग्लूकोज के किसी एक डेरिवेटिव के फॉर्म में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रास्ता है सेलुलोज। वो एक पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया है जिसमें वो एक पॉलीमर बन जाता है सेलुलोज C6H10O5। और जब वो सेलुलोजिक रास्ता लेता है तो भी वो 2 रास्ते लेता है उसके बाद, या तो शॉर्ट लाइफ टाइप सेलुलोज बनता है जिसमें ग्रास, एग्रीकल्चर, फ्यूल वुड हो सकते हैं, या लॉन्ग लाइफ जैसे कि वुड होता है। तो मोटे मोटी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनने के बाद 3 मोटा मोटे रास्ते लेता है। एक तो ग्लूकोज या उसके किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में रह जाता है, दूसरे सेलुलोजिक फॉर्म में बनता है लेकिन शॉर्ट लाइफ वाले सेलुलोजिक फॉर्म में बनता है, तीसरा सेलुलोजिक फॉर्म में बनता है और लॉन्ग लाइफ वाले सेलुलोजिक फॉर्म में बनता है। अगर वो पहला रास्ता लेता है,
मतलब कि ग्लूकोज या ग्लूकोज के किसी दूसरे डेरिवेटिव में जाता है, तो उसकी लाइफ नॉर्मली 1 या 2 साल होती है। अगर वो दूसरा रास्ता लेता है, यानी कि शॉर्ट लाइफ वाले सेलुलोजिक रूट पर जाता है, तो उसकी लाइफ आप मान सकते हैं 5 या 10 साल तक हो सकती है। लेकिन अगर वो लॉन्ग लाइफ वाले रूट पर चला जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी लाइफ सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। इस चीज़ को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या 100 केजी 100 साल पुरानी लकड़ी ला सकते हैं, तो शायद बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। आपके घरों में, पुराने किसी भी घर में 100 केजी लकड़ी मिलना कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें आप 10 साल पुरानी 10 केजी घास लेके आइए, तो शायद आप नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दौरान में वो घास या सड़ जाती है या जला दी जाती है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्टर हुआ था, वो इन सब प्रक्रिया के कारण वापस से CO2 फॉर्म में आ जाता है। वही चीज़ होती है अगर वो ग्लूकोज या ग्लूकोज के किसी फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है, तो भी 1 या 2 साल में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से पसार भी होता है, लेकिन अगर वो वुड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, तो 1 या 2 साल या 5 से 10 साल के अंदर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन कर के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो वो ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करते हैं। सो टू समराइज, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लास्टिंग सिक्वेस्ट्रेशन आर photosynthesis by sunlight, first thing, conversion of this glucose to cellulose, third is conversion in long form of biomass, that is wood। ऐसे सब चीज़ों में अगर जाता है तभी सिक्वेस्ट्रेशन किसी मतलब का रह जाता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू प्रदेश से लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि 476 ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वुड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था उस समय, वो 476 सालों से अभी भी लॉक्ड कंडीशन में है। इसी तरह से आप राइट साइड में जो एक पेड़ देख रहे हैं, इसकी उम्र 1000 साल है। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आज से 1000 साल पहले वुड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, वो अभी भी लॉक्ड है। तो ये वुड फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो एक, जैसे मैंने कहा कि सब्सटेंशियली उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये उसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस? अगर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस इज़ द आंसर, तो व्हाई डोंट वी डू इट आर्टिफिशियली? ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस आप आर्टिफिशियली कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। और पूरे चीज़ को, प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो जितना आप CO2 सीक्वेस्टर करेंगे, उससे 3 टाइम्स CO2 आपको एमिट करना पड़ता है। अगर आप थर्मल पावर रूट लेते हैं, मतलब कि जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं अगर थर्मल पावर से आता है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप सीक्वेस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें तब क्या होगा? उसमें भी इसी लॉजिक से, अगर उस एनर्जी को जो कि आप सीक्वेस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसी एनर्जी को अगर आप फॉसिल पावर को रिप्लेस करने में लगा दें, तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा CO2 को आप एमिट होने से बचा सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी रूट से एनर्जी यूज़ करके सिक्वेस्ट्रेशन किया और आपने X मोल्स CO2 बचाए, उस एनर्जी को अगर आप फॉसिल फ्यूल से निकलने वाले एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करने में लगाया होता, तो उससे 3 गुना CO2 प्रोड्यूस होने से आपने बचा लिया होता। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस थ्योरेटिकली पॉसिबल होने के बावजूद भी एक सॉल्यूशन ऑफर नहीं करती है, क्योंकि इन टोटलिटी जितना आप CO2 बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
उससे ज़्यादा कहीं दूसरी जगह प्रोड्यूस कर देते हैं। इस चीज़ को अगर समराइज करें तो पहली चीज़ है प्लांटिंग ट्रीज गिविंग ऑक्सीजन इन नाइट। एक कुछ लोग को ऐसा भी मानना है कि हम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि नाइट में पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन आर्टिफिशियल लाइट, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसका अंततः ये निकलता है कि पॉसिबल तो है लेकिन ये 3 टाइम्स ज़्यादा CO2 रिलीज़ कर देता है। और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सेम लॉजिक से थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। एक आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं अपर सनलिट लेयर जो वाटर बॉडीज़ के होते हैं उसमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि एक प्राइमरी फूड का काम करते हैं। जिस तरह से लैंड मास पर फूड ग्रेन्स एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एक फूड का सोर्स होते हैं पूरी एक्वेटिक लाइफ के लिए, और वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि उनका सेलुलोज में कन्वर्जन नहीं होता है और उसके कारण उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, और लाइफ शॉर्ट होने के कारण जो कार्बन लॉकिंग इफेक्ट है वो भी शॉर्ट होता है। इसी तरह से माइक्रो एल्गी और बायोफ्यूल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन चूंकि सेलुलोज में कन्वर्जन नहीं होता है उनकी भी लाइफ शॉर्ट होती है। ग्रास और एग्रीकल्चर फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कन्वर्जन टू सेलुलोज भी होता है, लेकिन चूंकि जिस फॉर्म में होता है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो 5 या 10 साल में वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज़ हो जाते हैं। और इस तरह से ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो कि समय समय पर लोग ऑफ़र करते हैं, ये एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज के लिए ऑफ़र नहीं करते हैं। सिर्फ ट्रीज़ ही एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करती है, कन्वर्जन टू सेलुलोज भी होता है, और जिस फॉर्म में होता है उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और एक कहा जाता है कि एक पेड़ जो है 100 साल पड़ा, अगर आपने उसको काट करके किसी चीज़ में यूज़ कर लिया तो भी वो 100 साल तक आराम से कार्बन लॉकिंग करता है। और 100 साल सड़ा, अगर उसको आपने नेचर में भी दे दिया, सड़ने भी दिया, तो भी वो काफ़ी धीमी प्रक्रिया से गुजर करता है और करीब 100 साल उसमें भी रह जाता है। तो एक लॉन्ग, कुल मिलाकर के एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर लॉकिंग चाहिए तो आपको ट्रीज़ का ही एक रास्ता बचता है। अब आते हैं कुछ और सॉल्यूशंस पर जो कि समय समय पर लोग ऑफ़र करते हैं। उसमें से है डायरेक्ट कार्बन कैप्चर। डायरेक्ट कार्बन कैप्चर का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि इसमें फिज़िकल या केमिकल फॉर्म में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसको जियोलॉजिकल क्रिवाइसेस में नीचे हम भेज देते हैं ज़मीन के अंदर। देखने में ठीक लगता है। समस्या ये आती है कि, और ये डाटा जो है ऐसी कंपनियों से ही लिया गया है जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, उनके खुद के डाटा के हिसाब से देखें, 1 टन ऑफ CO2 को कैप्चर करने के लिए 1500 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 1.4 टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। सो अगर अब देखा जाए तो जितना CO2 हम ज़मीन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के अंदर डाला जाता है, ये नॉर्मली ऑयल कंपनीज़ ही इसको प्रमोट करती हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड से अल्टीमेटली ज़्यादा क्रूड ऑयल निकलता है और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जिस चीज़ को हम एक सॉल्यूशन की तरह ऑफ़र कर रहे हैं वो खुद भी पहले तो अपनी प्रक्रिया में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, और दूसरा ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है विच विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस मोर CO2। सो कुल मिलाकर के ये एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं देता है। कोरल रीफ्स की बात करें, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि चूँकि कोरल केमिकली देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज जो कोरल रीफ्स केमिकली CSO3 जो बनता है
उसकी प्रक्रिया शुरू होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, विच इज़ नथिंग बट टेम्पररी हार्डनेस एंड इट इज़ फाउंड इन वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस प्रक्रिया में खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो जाता है। सो CaCO3 में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें, कोरल रीफ्स के अपने फ़ायदे हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में उसका योगदान है, उस चीज़ को हम यहाँ टच नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें, तो कोरल रीफ्स का कोई पॉजिटिव रोल इसमें भी नहीं देखा जाता है। आजकल बायोचार के बारे में भी काफ़ी बोला जाता है और कहा जाता है कि बायोचार जो है एक सॉल्यूशन की तरह ऑफ़र किया जाता है। ये भी तथ्य से परे है। इस प्रक्रिया को देखें तो इसको पायरोलिसिस बोलते हैं, और इसमें सेलुलोजिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाता है, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और रह जाता है कार्बन। कार्बन एक इनर्ट मटेरियल होता है, उसको अगर हम सॉइल में डाल दें तो काफ़ी लंबे समय तक उसी फॉर्म में रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। समस्या ये आती है कि उस कार्बन को बनाने में हीट यूज़ होती है, जो कि अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ओवरऑल ये प्रक्रिया से कोई कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो कार्बन हम बना रहे हैं बायोचार मेथड से, वो खुद ही एक सेलुलोजिक मटेरियल से बन रहा है। मतलब कि वो लॉकिंग तो हो ही चुका है, वुडी मटेरियल है, उसको अगर आप हीट करके कार्बन बना भी लेते हैं तो कोई एडिशनल कार्बन लॉकिंग इसमें नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ये भी एक कोई सोल्यूशन ऑफर नहीं करता है। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, वाई सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ ट्री इज़ ऑल्सो एसेंशियल। ये थोड़ा सा ट्रिकलिश है। ट्रीज़ को देखा जाए तो ट्रीज़ हमेशा एक ही स्पेस पर ग्रो नहीं करते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो किसी भी ट्री के ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है जुवेनाइल फेज, जिसमें कि वो आप मान सकते हैं 3 या 4 साल तक इसमें उसकी ग्रोथ स्लो होती है। उसके बाद पिकअप कर लेती है स्पीड, इसको बोलते हैं मैच्योर फेज, इसमें इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। तीसरा एक फेज़ आता है जिसमें उसकी ग्रोथ बहुत धीमे हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती है। ज़ीरो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन निग्लिजिबल हो जाती है। इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में देखें, और फॉरेस्ट्री में एक ये टॉपिक की तरह भी पढ़ाया जाता है। अगर हम करंट एनुअल इंक्रीमेंट निकालें, करंट एनुअल इंक्रीमेंट क्या है? इंक्रीज़ इन बायोमास इन अ ईयर। सो अगर हम इसको ग्राफ करें, इसका ग्राफ बनाएं, तो ये शुरू में धीमे चलता है, फिर पीक कर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। इसी चीज़ को हम मीन एनुअल इंक्रीमेंट ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये भी धीमे बढ़ता है और एक पीक होकर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक, अगर हम इसको साइंटिफिकली एनालाइज करें, और फॉरेस्ट्री में एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ाया जाता है, और इट कैन बी प्रूव्ड कि जब मीन एनुअल इंक्रीमेंट पीक करता है, उस समय अगर हम उस पेड़ को काट दें और दूसरे पेड़ नहीं लगाएं और ये प्रक्रिया करते रहें, तो उस एरिया से जो मैक्सिमम हम वॉल्यूम ऑफ वुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उस रोटेशन एज पर हम फिक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, अगर 1 हेक्टेयर एरिया है, उसमें आपने कुछ पेड़ लगाए, और जो कि रोटेशन एज जब MAI मीन एनुअल इंक्रीमेंट मैक्सिमम है से 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स पर बढ़ने के बाद उसको आप काट देते हैं, नए पेड़ लगाते हैं, अगले 40 साल में फिर काट देते हैं, और ये करते रहते हैं। तो उस एरिया से जो मैक्सिमम वॉल्यूम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वुड का, आपको उस समय मिलेगा। उससे पहले या उसके बाद करेंगे तो वॉल्यूम जो है ऑन एवरेज आपको कम ही मिलेगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट कंसर्न दोनों प्रॉपरली अलाइन करते हैं। इन्वायरमेंट कंसर्न हमारा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी पैदा हो, क्योंकि लकड़ी इज़ नथिंग बट सीक्वेस्टर्ड कार्बन, और वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल कंसर्न इस सिचुएशन में, जो एक प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, कि जिसको हम
किसी एरिया में ट्री को ग्रो करते हैं और मीन एनुअल इंक्रीमेंट जब पीक होता है उस एज को रोटेशन मान करके हम ट्रीज कट करते हैं एंड वी कीप डूइंग इट, देन इन दैट केस इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न बोथ अलाइन। यहाँ पर यह भी हमको समझना पड़ेगा, जो कि थोड़ी सी सामान्य जो हमारी मान्यता है उससे अलग है, कि ग्रीन ट्री इज़ नॉट सेम एज ग्रोइंग ट्री। कोई भी ग्रोइंग ट्री ऑब्वियसली ग्रीन होगा, लेकिन हर एक ग्रीन ट्री ग्रोइंग फेज में नहीं होता है। जैसे कि पहले देखा कि एक समय आता है जब वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है। जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो आप ये मान सकते हैं कि फर्दर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसमें नहीं हो रहा है। तो इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट इज़ डेफिनेटली गिविंग some ecosystem services also, but as far as sequestration is concerned, it is not contributing. So वैसे सिचुएशन में अगर हम पेड़ को काट देते हैं, उसको हम किसी यूजेबल फॉर्म में जैसे फर्नीचर या दूसरे चीज़ों में हम यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर नए पेड़ लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। हमें ये भी समझना चाहिए कि पेड़ को काटने से ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलता है जब उसको जलाया जाता है। तो अगर पेड़ काट के आप उस चीज़ को किसी लकड़ी के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या तो बर्निंग से रिलीज़ होगा या डिकम्पोजिशन से रिलीज़ होगा। तो अगर ये दोनों ही चीज़ आप रोक लेते हैं तो सिर्फ काटने भर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है। तो इस चीज़ को अगर हम समराइज़ करें तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो है एक प्रूडेंट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी है। इससे किसी भी लैंड के अगर हम सिक्वेस्ट्रेशन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें रोटेशन एज पर उसको काटना चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो मोर सिक्वेस्ट्रेशन पर एरिया बाय रिमूविंग मैच्योर ट्रीज एंड ग्रोइंग न्यू ट्रीज इज़ अ बेटर आइडिया देन लिविंग इट अलोन। इससे अगर ये स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया इकोनॉमिकली वाइबल भी हो जाती है। अगर हम पेड़ सिर्फ लगाएंगे खासकर प्राइवेट लैंड पर और उसको काटने नहीं देंगे तो ये प्रक्रिया इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहती है। तो इसलिए हार्वेस्टिंग मेक्स इट अ वाइबल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सस्टेनेबल। और यहाँ पर जो है हम पेड़ काट करके उसको वुड की तरह यूज़ करने की बात कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग की बात नहीं हो रही है। सो टू मेक इट क्लियर, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग इज़ नॉट बीइंग एडवोकेटेड, यूज़ ऑफ वुड इज़ बीइंग एडवोकेटेड एंड दिस ऑटोमेटिकली प्रमोट्स ट्री प्लांटिंग इन द लॉन्ग रन। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चलिए मान लिया कि पेड़ ऐसे फेज़ में पहुंच गया कि ग्रो नहीं कर रहा है, फिर भी कार्बन लॉक तो करके बैठा हुआ है, तो हार्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। इस चीज़ को हम दूसरे तरह से देख सकते हैं कि अगर हम हार्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं तो जो चीज़ें लकड़ी से बन सकती हैं उसको हमें दूसरी चीज़ों से बनानी पड़ेगी। जहाँ पर हम लकड़ी यूज़ कर रहे थे या कर सकते थे वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ करेंगे, स्टील यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम यूज़ करेंगे, कंक्रीट यूज़ हो सकता है या फिर ग्लास यूज़ हो सकता है। यही 4-5 ऑप्शंस होते हैं। नाउ ये बहुत क्लियर है कि जितने भी ऑप्शंस हैं वुड के अलावा सभी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्लास्टिक में 20 से 40, एक टिपिकल एक टेबल की बात करें तो अगर हम वुड से बनाते हैं तो कार्बन नेगेटिव होगा। वही चीज़ अगर हम प्लास्टिक से बनाते हैं तो 20 या 40 kg CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें, और स्टील से बनाते हैं तो 30 से 50 kg तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा। एल्युमिनियम से बनाते हैं तो 150 kg तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो सकता है। कंक्रीट करते हैं तो 30 kg तक जा सकता है, और अगर ग्लास करते हैं तो 15 से 30 kg कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज़ हो जाएगा। सो उस एंगल से भी देखें तो लकड़ी ज़्यादा यूज़ करने से हम जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और हेंस हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ट्रीज़ सब जानते हैं एक अपनी स्पीड पर ग्रो करते हैं, तो उसको उसके स्लो स्पीड को हम कैसे एड्रेस करें। स्लो स्पीड की अपनी एक लिमिटेशन है, बिल्कुल सही बात है।
नेचुरल चीज़ है, उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, बट उसको एक्सपीराइट किया जा सकता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भी है, दिखता भी है। हाई इनपुट्स और एडवांस्ड टेक्निक से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनका फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा, स्केलिंग अब तो कर ही सकते हैं। अगर हम स्पीड हमको 100 टाइम्स चाहिए तो हम 100 टाइम्स नंबर लगा देते हैं, नंबर बढ़ा देने से सेम हमको इफेक्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरा साइंटिफिक ऑप्शन है ही नहीं, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सो रेदर देन जस्ट थिंकिंग ओवर इट और ओवर थिंकिंग ओवर इट कि क्या स्लो स्पीड से हम कैसे हैंडल करें, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। सो लेट अस मूव ऑन दैट डायरेक्शन एंड ट्राई टू डू बेस्ट, वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू। अब इस पूरे कोर्स को हम कंक्लूड करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड देयर इज़ urgency. Climate change is a reality, time is running out and our goal is zero emission. तो इस चीज़ को हमें सभी लोगों का साथ इसमें चाहिए। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, रोड्स एंड बिल्डिंग में या किसी भी उसमें, आपको इसको समझना चाहिए कि हम कैसे एमिशन कम कर सकते हैं, कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपसे जो बने करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समस्या नहीं है, या मैं कहता हूँ सिर्फ सरकार की भी समस्या नहीं है, ये हर नागरिक को परेशान करेगा ऐसी एक समस्या है। तो हर एक नागरिक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और हर एक नागरिक को चाहिए कि उससे जो बन पड़े इसमें मदद करनी चाहिए। दूसरा, ये हमको समझना चाहिए कि सिर्फ एमिशन रिडक्शन से काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली ज़रूरी है, एमिशन रिड्यूस करना चाहिए, उसके जो तरीके हैं बिल्कुल अपनाने चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी पर फोकस रहे और सिक्वेस्ट्रेशन पर फोकस ना करें, उससे काम नहीं चलेगा। उसमें यह भी समझना चाहिए कि ट्रीज़ आर दी ओनली रियलिस्टिक मेथड फॉर सिक्वेस्ट्रेशन। बाकी कोई भी मेथड आप लीजिए, उसमें अगर आप थोड़ा सा डीप उसमें जाएंगे तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। Trees are the only natural and only scientific solution for sequestration. This is very, very important to understand. Trees are not just one of the solutions for sequestration. Trees are the only solution for sequestration. Wood is good, इस concept को भी हमें promote करना चाहिए। Sustainable harvesting is crucial. Wood production ज़रूरी है, but it has to be in sustainable manner. And very categorically I would like to say that this strategy excludes protected areas and biodiversity rich areas. तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को हम हर जगह बात कर रहे हैं, हर जगह इस चीज़ को हम एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल हो यहाँ पर हमको इसको वुड को यूज़ को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सिक्वेस्ट्रेशन हम कर सकें। और इन द लॉन्ग टर्म इट अल्टीमेटली प्रमोट्स सिक्वेस्ट्रेशन। जितना वुड यूज़ करेंगे उतना लोग ट्रीज़ लगाएंगे और उससे ज़्यादा सिक्वेस्ट्रेशन होगा। सो टू कंक्लूड, climate change is real, trees are the only solution and wood is good. Thank you very much.